हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई राघव में। इस वीडियो में आप लोगों के लिए विगत वर्षों में पूछे गए टीजीटी पीजीटी या जो भी आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या झारखंड हो, इस कहीं भी किसी भी राज्य में मोस्टली ज़्यादातर सभी राज्य से जो टीजीटी पीजीटी या लेक्चरर या सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन क्या है, और मोस्टली मैं प्रयास करूंगा ये क्वेश्चन आपके किसी ने जो मार्केट में अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को लॉजिकली और प्रॉपर वे में सॉल्व करने का, जिसको आप इजी लैंग्वेज में समझ सको या फिर इसको सॉल्व कर सको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यानी एक क्वाड्रेटिक द्विघात इक्वेशन दिया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले उसके रूट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको रूट्स निकालने में ही आपकी भलाई है और तभी आप इसको इजी कर सकते हो। तो मैं देखता हूँ सीधी धराचार लगाऊंगा तो ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ये 4 माइनस का और 4 इंटू 4/2। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ये आ गया। और यानी यहाँ पर हमारे जो रूट्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं, ए प्लस माइनस आयोटा बी के फॉर्म में। जब भी रूट्स हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में हों या ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में हों तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अल्फ़ा की पावर एन, बीटा की पावर एन या जर्नल पावर आपको इस तरह से, जैसे अल्फ़ा की पावर 1960 या फिर आपको एक इस तरह से पावर पूछा जाए जिसको ईजिली हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते या कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए तो हमें एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें आपको केयरफुली समझ लेना है, उस पर ध्यान देना है भाई। जैसे कि अल्फ़ा की पावर एन, बीटा की पावर एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर की पावर एन और ये कोस एन थीटा। और सेकंड है अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन इज इक्वल टू 2 आयोटा आर की पावर एन साइन एन थीटा। बट यहाँ पर मुझे आर और थीटा इजीली अगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ तो कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। फिर तो ये आपका शायद 5 सेकंड का क्वेश्चन है अगर आप इसको इजीली। तो यहाँ से जो आर का वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आर इज इक्वल टू, ये आप लोग पहले से भी इसको फेस किया होगा इस तरह के फॉर्मूला को। और एंड जो थीटा इज इक्वल टू है वो आपका है tan इनवर्स और जो इमेजनरी पार्ट्स है ओवर रियल पार्ट्स। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ मैं रूट्स में देखता हूँ कि इसमें ए यानी इमेजनरी रियल पार्ट्स 1 है, इमेजनरी पार्ट्स 3 है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 दैट मीन 4, जिसको मैं 2 कह सकता हूँ। और थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, tan इनवर्स भी इमेजनरी पार्ट्स स्क्वायर रूट 3 है और रियल पार्ट्स 1 है, तो ये π/3 निकल के आ गया, यानी 60। tan 60 का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है। तो ये π/3 हो गया है। तो जो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा की पावर एन मुझे कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा की पावर एन बीटा की पावर एन। तो यहाँ से मैं इस फॉर्मूला में रख देता हूँ आर और थीटा का वैल्यू, दैट मीन 2 इंटू 2 की पावर एन और ये जो आपका हो जाएगा कॉस एन π/3। और इसमें अगर आप जोड़ोगे, ये 2 की पावर 1 है, ये n है, तो यहाँ से जो अल्फ़ा की पावर n बीटा की पावर n ये निकल के आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 और cos n π/3। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हो जाएगा ट्रू। बट मुझे इस ऑप्शन तक ही सीमित नहीं रहना है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम कभी भी एग्जाम में किसी भी तरह से फ्लक्चुएट हो सकती है, जैसे कि अल्फ़ा की, ये सपोज अल्फ़ा बीटा है, इसकी पावर में 5 रख देता हूँ, 6 रख देता हूँ, 100 या इस तरह से कुछ एक फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट डिजिट्स में रिप्लेस कर देता हूँ। तो आपको देखो, अगर कुछ भी अल्फ़ा की पावर आप जो भी एन है, एन की वैल्यू कुछ भी टेक कर रहे हो तो बस ये एन चेंज होगा, बस इंस्टेड ऑफ एन चेंजमेंट करना है आपको। एन की वैल्यू जो भी दी जाए रख दो, उसको सिंप्लीफाई अगर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप उसी फॉर्म में उसको छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। तो आई होप ये कहानी आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट मोमेंट पे। नेक्स्ट मोमेंट क्या है आपका, नेक्स्ट कहानी क्या है, अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन पूछा जाए तब क्या। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो फॉर्मूला दे रखा है 2 आयोटा और आर की पावर एन साइन एन थीटा, अब बस इसमें जो भी आपकी आर और थीटा की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की पावर एन ये हो जाएगा आयोटा, और ये 2 कहाँ से आ रहा है भाई, बार बार इसको, आयोटा 2 की पावर n प्लस 1 और साइन और ये n π/3, ये भी फिनिश।
अब इसमें भी अगर कभी n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछी जाए, जैसे कि n की वैल्यू सपोज यहाँ पर मैं 3 पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू जैसे आप 3 पुट कर देते हो, इन केस यहाँ अल्फा की पावर n 3 और बीटा की पावर 3 और ये आयोटा और इसकी वैल्यू 3 रखोगे तो r की पावर 4 हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको n की वैल्यू 3 पुट करते ही 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा साइन पाई। और हम लोग जानते हैं कि साइन पाई 0 यानी साइन 180 अंश, साइन पाई यानी साइन इवन हो या ऑड हमेशा 0, लेकिन कॉस अगर इवन पाई है तो +1 और पाई है तो -1। तो यदि n की वैल्यू यदि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इस टाइप के। लेकिन बस इसमें जो फोकस इस क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई कि रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होनी चाहिए। सपोज अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है और या फिर आपका सेकेंड फॉर्म जो हमारा आता है इन जनरल, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ। सपोज आपके रूट्स इस फॉर्म में मिल जाए अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, यहाँ पर आयोटा नहीं आ रहा है, तो इस केस में जिसको बोलते हैं कि रूट्स ये आपके एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है रूट्स, तो उस केस में यहाँ पर केवल आपको हाइपरबोलिक लग जाएगा, कॉस में हाइपरबोलिक और यहाँ से आयोटा हट जाएगा। तो ये सेम हमारे फॉर्मूले जनरेट और थीटा वो सब मुझे इसी फॉर्म में निकालना होगा, बट पूरा जो हमारी कहानी हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भाई काफ़ी देर से वेट कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मैं देख रहा हूँ कि ये अगर आपका बेस मैं इसको a बोलता हूँ और ये जो पावर है इसको मैं अगर b बोलता हूँ, तो यहाँ मुझे a टू द पावर b फॉर्म इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। अब मैं सबसे पहले ये देख रहा हूँ कि a टू द कौन से ऐसे केस हमारे पास या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जिससे जो a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 हो जाए, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसी पॉसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला केस तो है कि अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए हमारा, a इज इक्वल टू 1, दैट मीन 1 की पावर समथिंग जो भी कुछ होगा वो हमेशा 1 ही रहेगा। दूसरा हम जानते हैं कि a हमारा 0 ना हो, कि a नॉन जीरो हो और उस b की वैल्यू क्या हो जाए 0, a बट 0 ना हो, यानी b की वैल्यू 0 और अब 0 किसी भी नंबर का पावर अगर बन रहा है तो वो उसे कर देगा 1। और थर्ड केस क्या होगा कि a इज इक्वल टू अगर -1 हो जाए एंड v क्या हो जाए इवन नंबर्स आ जाए, b इवन नंबर्स आ जाए। तो -1 की पावर इवन अगर आप करते हो तो उस केस में आपको फाइंड होता है कि वैल्यू 1, यानी -1 की पावर इवन 1, -1 की पावर ऑड कुछ भी ऑड हो वो हमेशा -1 रहता है। तो ये टोटल हमारे यहाँ से 3 केस निकल के आए हैं। अब मैं क्या करता हूँ 1 बाई 1 सभी केसेस को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ये a है, अपना वाला a है, ठीक है, a इज इक्वल टू, तो पहला केस क्या है a इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में क्या दे रखा है a इज इक्वल टू 1, दैट मीन यहाँ से जो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और इसको यदि मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ तो x इज इक्वल टू एक रूट मुझे 1 मिलने वाला है और दूसरा 4, एक 1 और दूसरा 4। अब सेकंड केस क्या है b इज इक्वल टू 0 और b क्या दे रखा है मुझे 4x माइनस का 60 और प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मुझे करना है 0। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 4x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं 10x माइनस का 6x, x इज इक्वल टू एक तो -10 आएगा, दूसरा 6 आएगा, दो रूट्स यहाँ से आएंगे। और रूट्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स आप लोग इजी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। ये आपका सेकंड केस मैंने डिस्कस किया है और ये वाला फर्स्ट। अब मैं थर्ड केस में देखता हूँ, थर्ड में कहानी क्या है। थर्ड में मुझे बस थोड़ा ध्यान से देना है, a इज इक्वल टू -1 रखना है, ये हमारा a है, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का 5 इज इक्वल टू -1, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। और इसके अब गुणनखंड तो यानी फैक्टर इजी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ से फैक्टर करके एक वैल्यू आ जाएगी 2 और एक वैल्यू आ गई 3। बट समस्या ये है कि x इज इक्वल टू 2, 3 दो रूट्स निकले हैं। अब x इज इक्वल टू क्या ये दोनों वैल्यू यहाँ पर b रखने पर इंस्टेड ऑफ x b की वैल्यू इवन आ रही है या फिर दोनों रखने पर हमारी ऑड आ रही है, मतलब मुझे 1 बाई 1 करके उसको चेक करना है फाइनल, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू 2 अगर मैं b में रख रहा हूँ तो ये आपका 8 हो जाएगा माइनस का 60 और प्लस का 4। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, और अगर आप इवन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो हमेशा एक क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। तो ये x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो गया, इवन हो गया है।
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हमारा a इज इक्वल टू -1 है, और इसकी पावर जैसे ही हम रखेंगे तो -1 की पावर इवन +1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 3 x इज इक्वल टू 3 पुट करके देख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 3 के लिए ये आपका देखो इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस का 60 और प्लस का 9। अब यहाँ कहानी चेंज हो गई, ये 12 प्लस इवन है और ये ऑड है, और इवन प्लस माइनस करोगे तो वो इवन ही आएगा, बट ये 9 ऑड है। तो ये इस पूरे नंबर्स को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अबाउट जो भी समथिंग आपका कैलकुलेट होगा वो ऑड ही आएगा। अगर -1 की पावर ऑड करोगे तो फिर वो माइनस ही आएगा, वो कभी भी +1 नहीं आएगा। तो मुझे केवल x की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए वो +1 आए। तो यहाँ से ये 3 निगलेक्ट हो जाएगा, ओनली हमारा 2 आ रहा है जिसके लिए इवन। तो टोटल जो हमारे सम पूछा क्या था प्रॉब्लम में भाई, अपना सम पूछा था ऑल रियल वैल्यूज़ या रियल रूट्स से। रियल रूट्स अब कौन से आए हैं आपके, एक तो 1 हो गया है, मैं इसका सम कर देता हूँ, सेकेंड आपका फिर -10 प्लस का 6 और प्लस का 2, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ये 5 माइनस का 5 प्लस का 1, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी इज़ ट्रू। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जब भी ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको केसेस आपके माइंड में सेव होने चाहिए, चलने चाहिए, डायरेक्ट ही आपको केवल रूट्स निकालने हैं। अगर आप ये लॉजिक, ये आपको कहानी रूट्स की अगर आपको ऑलरेडी आपके माइंड में सेव है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो। बट थोड़ा सा क्योंकि मुझे 3 टाइम्स इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पड़े, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है भाई नेक्स्ट कहानी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम कि इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है इसके रूट्स क्या हैं, ए की वैल्यू ग्रेटर देन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। मैं सबसे पहले अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जर्नल ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म इज इक्वल टू इस फॉर्म में होता है, इसकी 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है v² माइनस का 4ac, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके डिस्क्रिमिनेंट जिसको मैं d बोलता हूँ, कैपिटल D बराबर ये होता है आपका v² माइनस 4ac। अगर इसके रूट्स 0 से बड़े हैं तो ये हो जाएंगे रियल, क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये सभी आप लोग सब जानते होंगे। और यदि इसका वैल्यू v² माइनस 4ac ये इक्वल टू 0, तो रूट्स हो जाएंगे रियल तो होंगे, बट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, रियल तो होंगे बट इक्वल। यदि d का वैल्यू यानी v² माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0, तो रूट्स इमेजनरी हो जाएंगे, रूट्स इमेजनरी। तो ये 3 केस होते हैं जिसको मुझे हमेशा अपने पॉकेट में संभाल के रखना है भाई, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, निकाल के तुरंत प्रेजेंट कर दो। चलो देखते हैं, आइए क्वेश्चन जो भी मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस करते हैं। अगर इससे कंपेयर करूँ मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 1 और c इज इक्वल टू a, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस 4a। और रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो फर्स्ट केस अप्लाई हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये क्या हो, यहाँ से अगर a का वैल्यू देख रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 1/4, a का वैल्यू लेस देन 1/4। अब जो नीचे मुझे क्या एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मुझे इसका नेचर फाइंड करना है रूट्स का, तो इसका भी मुझे डिस्क्रिमिनेंट यानी b² 4ac इसको कैलकुलेट करना है। b² 4ac यानी ये 16a माइनस का 4ac यानी 4 आ रहा है। अब थोड़ा केयरफुली आप देखिए कि a का वैल्यू आप जैसे 1/4 से कम यानी लेस यहाँ पुट करोगे, उस केस में तुरंत इसकी ये पूरे टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी 4 से कम। जैसे ही आप a का वैल्यू 1/4 से कम रखोगे तो इस पूरे टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी 4 से कम, और 4 से, और यहाँ पर क्या है 4, और इसकी वैल्यू 4 से कम सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव में आएगा, कुछ भी आएगा बट नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, इमेजनरी। तो इसके रूट्स कैसे हो गए हैं, इमेजनरी, यानी किसके, ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक इसके बारे में पूछा था, इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि ABC यार पॉजिटिव रियल नंबर है, ABC आपका बट रियल नंबर है, पॉजिटिव है, बस इतना ध्यान देना है इस पर कि ABC। देखो क्वेश्चन क्या होता है, हमें क्वेश्चन की की पॉइंट्स को फोकस करना होता है, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके की पॉइंट ढूंढने थे। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम इसको रीड किया, ABC क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। फिर उसके बाद क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जानते हैं कि अगर ABC ABC क्या है AP समांतर श्रेणी में,
तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू अगर ए पी में है तो। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट सिचुएशन क्या दे रखी है कि दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके, इसके रूट्स आर इमेजनरी। इसके रूट्स इमेजनरी हैं तो भाई कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, विच कंडीशन आर सेटिस्फाई। चलो आ जाओ देखते हैं। रूट्स इसके इमेजनरी हैं तो इससे कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि रूट्स इमेजनरी, अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि यदि रूट्स इमेजनरी हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। और यहाँ से ए पी में दे रखे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बी के इंस्टेड ऑफ बी मैं क्या रख सकता हूँ, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जो आपका प्लस 2ac और इसके ओवर में 4 और माइनस का 4ac लेस देन 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आपका 2ac इसमें आपके 16 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, ये आपका बचेगा माइनस का 14ac लेस देन 0। अब बस मुझे केयरफुली ये देखना है कि ऑप्शन सी ओवर ए, तो यहाँ ए बी सी ऑलरेडी मुझे दिया है क्या है, पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरे इस इक्वेशन में ए का डिवाइड करेंगे 1 प्लस सी ओवर ए का होल स्क्वायर और माइनस का 14, और ये आपका सी ओवर ए मिल जाएगा। और ये अब इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ए क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी सेम रहती है। और यहाँ से अगर इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यदि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसका जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ मुझे ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा टोटल, मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके रखता हूँ इसको, c प्लस ए और ये 14c ओवर a, और इसमें मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, इसके कॉफिशिएंट का हाफ, यानी 14 का हाफ 7, यानी 7 का स्क्वायर 49, और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करके मैं सीधा राइट हैंड साइड जा रहा हूँ, उस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका 47 और 1 इधर है, सब्ट्रैक्ट होके 48 रिमाइनिंग बचने वाला है, केवल 48। तो ये इसको केयरफुली आप देखिए, ये क्या लिखा है, ये c ओवर ए माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी ये आपको जो दिख रहा है ये क्या, इधर मैं इसको राइट करता हूँ थोड़ा, अरे भाई आप थोड़ा क्लीन हो जाओ, स्पेस को थोड़ा छोड़ दीजिए, ये आपका 2 था, इसको हटा दीजिए। हाँ, तो अब यहाँ से देखता हूँ मैं, ये मुझे मिल गया है c ओवर ए माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इस साइड जो आपका लेस देन में क्या मेंशन है 48, और इसको मैं मॉडुलस भी लिख सकता हूँ c ओवर ए माइनस 7 मॉड का होल स्क्वायर, उसका इसको स्क्वायर रूट इधर करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4√3, यानी 4 चौको 16, 16 तिया 48, 16 स्क्वायर रूट यानी 4 और 3 यानी स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से ये जो मेरा ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, बस थोड़ा इसको कैलकुलेशन करना है। और इसको अगर कैलकुलेशन ना करके आप हिडन ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो। ए बी सी आपके क्या है, इसको मैं हिडन ट्रायल मेथड से भी एक बार आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, ए बी सी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब समांतर श्रेणी में ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू आप 3 रख के 1 बाई 1 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए, और जो इनइक्वालिटी आपको सेटिस्फाई कर जाए या जिस मतलब ऑप्शन में जो आपको सेटिस्फाई कर जाए वो आपका रिक्वायर आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखते हैं, दी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। भाई ये इक्वेशन दे रखा है, इसके रियल सॉल्यूशन निकालने हैं। रियल सॉल्यूशन का मीन्स है कि इसमें आपको केवल वो वैल्यू निकालनी है जो रियल है, इमेजनरी रूट से या इमेजनरी जो भी वैल्यू निकलेंगी उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओनली रियल निकालना है इसके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ मॉडुलस फॉर्म में, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉड एक्स। और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपको दिख जाए तो आप सीधा मॉड के फॉर्म में फैक्टर कर दो उसके। तो इसका फैक्टर आपको मिल जाएगा, एक तो फर्स्ट फैक्टर मिलेगा मॉड एक्स प्लस 1 और आई होप पूरे ये, और सेकंड मॉड एक्स प्लस ये 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मॉडुलस ये -1 मिल जाएगा एंड मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू 4, यानी ये आपके दो रूट्स निकल के आए हैं इन दी टर्म्स ऑफ मॉड। अब जब भी इन दी टर्म्स ऑफ मॉड 2 रूट्स आपको दिख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, 2 रूट्स के लिए
अगर नेगेटिव हैं दोनों, मैं इसके डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूँ, अगर इसके मॉड के टर्म्स में दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होगा। अगर सपोज आपका एक पॉजिटिव है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फैक्टर मिले, तो यहाँ से आपके निकल के आएंगे 2 रियल रूट्स। और थर्ड जो केस बनने वाला है मेरा, थर्ड केस अगर ये दोनों हमारे फैक्टर ये पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों फैक्टर पॉजिटिव, तो यहाँ से जो टोटल आपके कितने ऑल बोल सकते हो, या 4 रियल रूट्स आर पॉसिबल। बस 3 ही केस बनते हैं यहाँ पर, या तो बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो आप तीनों केस को याद रख लो, बोथ नेगेटिव नो रियल रूट्स, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 रियल रूट्स, और ऑल बोथ आर पॉजिटिव तो 4 रियल रूट्स। तो इसमें नो रियल रूट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़, मतलब कोई आपको ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दे रखा है, ऑड डिग्री। सपोज आपको ये इस तरह से एक पॉलिनोमियल है, सपोज इस तरह से आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है a1 और x टू द पावर n-2 और डॉट डॉट an इज इक्वल टू 0। या पॉलिनोमियल दिया है तो यहाँ पर 0 करने की आपको ज़रूरत नहीं। बट आप फंडामेंटल थ्योरम समझने के लिए बस मैंने इस जर्नल एक पॉलिनोमियल फॉर्म को लिख रखा है। यहाँ पर n हमेशा क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो कॉफिशिएंट हैं ये हमारे जो कॉफिशिएंट a0 a1 और a2 डॉट डॉट an, ये सभी हमारे कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से। अब चलते हैं अपनी मेन रूट्स थ्योरी पे। अगर फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है और n एक आपकी ऑड, n अगर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है या ऑड नंबर्स हैं, तो उस केस में इसका कम से कम एटलीस्ट कम से कम 1 रियल रूट पॉसिबल होगा, 1 रियल रूट्स पॉसिबल होगा। उसका रीज़न क्या है 1 रियल रूट्स का? बिकॉज हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो पेयर में चलते हैं, सीधे 2 होंगे 4 होंगे 6, 2 4 6। अगर कोई आपको ऑड नंबर्स गिवन है तो उसमें अगर इवन से आप डिवाइड करोगे तो हमेशा आपका 1 रिमाइंडर आता है, केवल 1 एक शेषफल आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दे रखा है तो कम से कम एक तो आपका होगा, हमेशा ध्यान रखो, कम से कम एक होगा, या फिर आपके 3 होंगे, या 5, या फिर 7, इस तरह से चलते हैं। मतलब जो आपके रियल रूट्स किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के हमेशा इस फॉर्म में चलेंगे। और फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स अगर रूट्स होंगे 2 4 और फिर 6 और 8 हमेशा इस फॉर्म में चलते हैं। आई होप ये कहानी समझ आई होगी। तो इसमें क्या है, और डिग्री पॉलिनोमियल है तो कम से कम एक रियल रूट्स होगा, एक रेट यानी ओनली, देखो इसमें ऑप्शन बस समझना है, एटलीस्ट 1 रियल रूट्स बोला है, और दूसरा नो रियल रूट्स, तो इसको तो हटा ही दो, एनओटी ये भी खत्म। बट इन दोनों फर्स्ट और थर्ड आपको ऑप्शन में केयरफुली देखना है। इसमें बोला है ओनली 1 रियल रूट। मैंने कहा है ये ज़रूरी नहीं है कि केवल 1 हो, 1 भी हो सकते हैं, 3 5 7, कम से कम एक होगा, जिसको मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 1, कम से कम एक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन की इस गूगली को समझना, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7 पे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ, यदि x-1 क्या है, गुणनखंड है किसका, इस पॉलिनोमियल का, या इस इक्वेशन का जो 5 डिग्री इक्वेशन है। मैं जानता हूं कि अगर fx का यदि एक फैक्टर x-a है तो देन तो जो आपका fa इज इक्वल टू क्या होता है, 0। fa इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं अगर इस थ्योरी को समझ में आई हो आपको। एक मिनट, केयर कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। यानी क्या fa0 इंस्टेड ऑफ a क्या है इस फैक्टर में 1 यानी आपका क्या होगा, जो fx क्या है, सबसे पहले fx यानी जो आपका फंक्शन दे रखा है 5 और माइनस का 4 x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि इसका जो फैक्टर है क्या, x माइनस a है, x प्लस a की जगह, और यहाँ a की वैल्यू कंपेयर करो तो 1 है, तो यहाँ से f1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जगह 1 रखोगे, ये 1 माइनस 4 प्लस का
2 माइनस 3 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो ये आपका -4 - 3 7, 3 सब्ट्रैक्ट खत्म, माइनस का 4 यानी k इज इक्वल टू वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर इज ट्रू। यहाँ से अगर मैंने सिंप्लीफाई किया मुझे क्या मिला 4, तो ऑप्शन नंबर इज ट्रू हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो वाई ये आपकी फैक्टराइजेशन थ्योरम है कि अगर कोई भी आपका एक फंक्शन दिया है जिसका एक रूट्स मुझे पता है, यानी एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, एक रूट्स इसका मैं जानता हूँ, तो ये अगर इसका एक फैक्टर होगा तो यहाँ से जो ए होगा ये वाला ए वो उस फंक्शन का रूट्स बनेगा। रूट्स का मतलब अगर x की जगह इंस्टीट्यूट ऑफ x मैं उस वैल्यू को a को पुट कर देता हूँ तो वो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरी बेस्ड ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, तो आप जाके उसको भी देख सकते हो, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करने वाला हूँ। चलो देखते हैं क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बना रहने दो, मैं अपना बस काम करता हूँ क्या कि ये जो मुझे फैक्टर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है इसको मैं सबसे पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसके गुणनखंड, तो ये आप लोग जानते हो, ये पता नहीं 5 को क्या हो रहा है भाई, 5 इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। अब इसके अगर मैं सपोज मान लो कि ये आपका x है तो इसके अकॉर्डिंग इसके जो फैक्टर होंगे, बट मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में रखना है। एक इसका फैक्टर होगा 2 और दूसरा होगा 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एक तो 2 निकल के आएगी एंड एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 निकल के आएगी। ठीक है, बट मैं जानता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इसकी वैल्यू अगर 0 1 के बीच में है तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इसकी वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली इसकी वैल्यू अगर मैं कहूँ 2 कब होगी, जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो, तब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका वैल्यू होगा 2। और अगर 3 कब होगी, जब इसका वैल्यू x का ये नीचे वन साइड केवल इक्वल रहता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी इस केस में जाके 3। इस चीज़ को फोकस करना है मुझे। यहाँ क्या दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ये कब होगा जब x की वैल्यू कहाँ होगी। अगर इसको मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूँ तो इस साइड हो जाएगा 2 क्लोज और इस साइड हो जाएगा 3 ओपन, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है। ठीक है, x इसमें बिलोंग करेगा। एंड सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि 3 क्लोज और 4 ओपन। तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 होगी जब x की वैल्यू 3 या 3 से कम और 3 या 3 से ज़्यादा और 4 से कम। तो यहाँ से मुझे ये डोमेन मिल गई किसकी, x की, जिसके लिए मुझे 1 2 मिलेगा और 3 मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों का यूनियन, इन बोथ का मुझे क्या कर देना है यूनियन। अगर मैं इसका यूनियन कर रहा हूँ किसका 2 से 3 ओपन इंटरवल यूनियन और क्लोज इंटरवल 3 से 4 ओपन। अब देखो इसमें 3 इंक्लूड नहीं है बट लेकिन इसमें तो 3 इंक्लूड है, तो ये जो पूरा इंटरवल मर्ज होके कहाँ से आ जाएगा 2 से ओपन इंटरवल 4 2 से, यानी इसको मैं हमेशा क्या पढ़ता हूँ, यदि इसका मैं प्रोनाउंसिएशन करूँ तो राइट हैंड साइड देखो क्या है, ओपन है तो सेमी ओपन, अगर राइट हैंड साइड क्लोज है तो सेमी क्लोज। तो ये क्या हो गया सेमी ओपन इंटरवल। तो x कहाँ से आएगा 2 से 4, सेमी क्लोज इंटरवल 2 to 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रू। आई होप ये समझ आया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है क्या कि कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं आपको भाई, 2 इक्वेशन जेड के फॉर्म में, कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। जो भी जेड के फॉर्म में हो और किसी भी अननोन के फॉर्म में हो, कुछ भी दिया जाए, मुझे बस कॉमन रूट से मतलब है। यहाँ से ये एकदम जेड देखते ही मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं पहुँच जाना है। जेड है बना रहने दो, वेरिएबल है आपका, अननोन है बट मुझे इसके रूट्स देखने हैं। ठीक है, दोनों के कॉमन रूट्स। इसको मैं लॉजिकली सॉल्व करता हूँ बाई ऑप्शन से। अगर ऑप्शन में केयरफुली देखते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये तीनों आपके कॉमन रूट्स हैं। अगर मैं केयरफुली इस सेकंड इक्वेशन को देखता हूँ, इसमें अगर मैं 1 जेड इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो ये 1 + 1 + 1 ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 3 इज इक्वल टू 0 हो गया तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए भाई अपन को क्या देखना है कि अगर x इज इक्वल टू, जैसे z इज इक्वल टू मैंने 1 रखा है, तो ये वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए जिसमें क्या है 1, वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए जिसमें क्या है 1। तो भाई ये बच्चा क्या
एक ऑप्शन, बाई ऑप्शन से ये खत्म। या फिर आप ये समझ लो कि इसमें आप ओमेगा रख के देखोगे, ये आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, और हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा है, इसका वैल्यू हमेशा, इसके दो रूट्स होते हैं, एक मेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो इसके ओनली कितने रूट्स, कॉमन रूट्स कितने होंगे, दो, वो कौन से, एक मेगा स्क्वायर। तो इसको भाई ऑप्शन बड़ा सिंपली वे में या बड़ा इजी वे में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका कि दी पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यू। ये जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका एक इरेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी एडवांस मीन्स ये आपका क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी के बाद जो हमारा रिंग थ्योरी आता है, रिंग थ्योरी या फील्ड थ्योरी, एक्सटेंशन थ्योरी, वहाँ पर जाके ये हमें रिड्यूसिबल पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी एडवांस है। इन जनरल आपका जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें रेयरली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक या दो कभी। तो इसके लिए, और वो भी सिंपलेस्ट वे, एकदम सिंपल फॉर्म में मिलते हैं। अगर छोटा मोटा लॉजिक आपको समझ आता है या थोड़ा बहुत आप टच में हो उसके, तो ईजिली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा जब भी एडवांस क्वेश्चन आते हैं एडवांस लेवल्स में से, तो वो क्वेश्चन कभी भी आपको पेन नहीं चलवाते, वो कहते हैं सीधा देखो टिक करो। अगर थ्योरी आती है सीधा देखो टिक करो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक मैं छोटा सा आपको शब्द बोलता हूँ, साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल। साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल आप इसको एक बार देख लेना। अगर थोड़ा आप एमएससी आपने कर रखा है, अगर ग्रेजुएशन हो, तो फिर आपके ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। एक साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल होता है, तो साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 1 डिग्री का साइक्लोटॉनिक ये हो गया, सेकेंड डिग्री का साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जो थर्ड डिग्री का आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, और जो फोर्थ डिग्री का साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल है ये एक्स क्यूब प्लस एक्स और प्लस 1, ये आपका 4 डिग्री का हो गया, ये थर्ड डिग्री का, और 2 डिग्री के मुझे दो मिल जाते हैं 1 डिग्री के। और ये है, मतलब अगर देखें ध्यान से, तो ये एक साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल है। और साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल ऑलवेज इरेड्यूसिबल ओवर जेड, ये हमेशा इरेड्यूसिबल होता है ओवर जेड का मतलब यहाँ फील्ड की बात होती है। और या फिर जो मतलब जहाँ से हमारे कॉफिशिएंट इसके आते हैं, जब भी ओवर जेड से मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट हैं वो इस ये रिंग होगी या फील्ड होगी, इंटीग्रल डोमेन जो भी आपको यहाँ दिया जाए, हमेशा इस स्ट्रक्चर से आना चाहिए। ये जेड का मतलब है आपका यहाँ पर एक जेड एक रिंग है आपका, ठीक है, या एक सेट है, ये स्ट्रक्चर है, इससे हमेशा आनी चाहिए। इसके जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही इस पॉलिनोमियल के या जो भी फंक्शन है इसके कॉफिशिएंट उसी में बिलोंग करने चाहिए। बस ओवर जेड से इतना मीन है और कुछ नहीं देखना आपको। और कभी भी साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल दिया जाए तो चाहे सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये जो बोलते हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में या ओवर दी सेट ऑफ इंटीजर ओवर दी रैशनल नंबर, बोथ में ये इरेड्यूसिबल होता है। बस ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, चेक करना है एक बार, साइक्लोटॉनिक पॉलिनोमियल दैट में इरेड्यूसिबल ओवर जेड या क्यू। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, ये प्रॉब्लम। तो इसके रिगार्डिंग में नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर 10 आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपके लास्ट ईयर या विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बेटर से बेटर वे में प्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस तरह के वीडियो आपको कंटिन्यू डिलीवर होते रहें तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को भी बजा दीजिए।